फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत। बिहार स्पेशल में दोस्तों हम लोग मगध साम्राज्य के प्रश्नों को ख़त्म कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार के प्रश्नों को देखेंगे और गुप्तकालीन बिहार के प्रश्नों को भी देखेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम ऑफ पीयू से। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में। धनदेव के अयोध्या लेख से किस वंश के संबंधित जानकारी मिलती है? किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास की रचना है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य के रचनाकार कौन है इसमें से? पतंजलि। पतंजलि है महाभाष्य के रचनाकार। निम्न में से किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? देखिए, मालविकाग्निमित्र और महाभाष्य दोनों से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की थी? यवनों से मगध की रक्षा की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी? विदर्भ और यमन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना था? पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग ने शुंग वंश के शासक बने थे। अग्निमित्र निम्न में से किसके नाटक का नायक था? अग्निमित्र निम्न में से किसके नाटक का नायक था? कालिदास के। कालिदास के नाटक का नायक था अग्निमित्र। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी। किसने की थी? वासुदेव ने। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था? किसने किया था? शशांक ने। शशांक ने किया था। किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था? किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तूपों को भव्य बनवाया था? भरहुत, सांची और बोधगया, तीनों जगह के स्तूपों को बहुत बड़ा भव्य बनाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी। आगे देखेंगे, शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? दिनार, सुवर्ण और निष्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों, ए बी सी। शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? कपार्सन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कपार्सन। शुंग वंश के शासन काल में तांबे के मुद्रा को। शुंग वंश के शासन काल में चांदी के मुद्रा को क्या कहा जाता था? देखिए, शुंग वंश के शासन काल में चांदी के मुद्रा को धारण और पुराण दोनों कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? शुंग वंश के शासन काल में। शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए थे? शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए थे? नालंदा से। नालंदा से प्राप्त हुए थे। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है। यह किस काल की है? शुंग काल की है। शुंग काल की। शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश के बाद मगध पर कण्व वंश की स्थापना हुई थी। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव।
निम्न में से कौनव वंश का शासक नहीं था। इसमें से कौनव वंश का शासक वासुदेव, भूमिमित्र और सुशर्मा तीनों थे, लेकिन नारायण कौनव वंश के शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौनव वंश का आखिरी शासक कौन था? कौनव वंश का आखिरी शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सुशर्मा की हत्या सीमुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सीमुक के द्वारा। कौनव वंश का शासन कब से कब तक रहा था? कौनव वंश का शासन कब से कब तक रहा था? 72 से 27 ईसा पूर्व तक कौनव वंश का शासन काल चला था। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्ठ था। कनिष्ठ कब शासक बना था? 78 ईसा पूर्व में शासक बना था कनिष्ठ ने। निम्न में से कहाँ कनिष्ठ की राजधानी थी? पुरुषपुर। कनिष्ठ की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्ठ ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल की थी? कहाँ तक जीत हासिल की थी? मगध तक। कनिष्ठ ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में मगध तक जीत हासिल की थी। कनिष्ठ किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया था? अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया था? कुषाणों के पतन के बाद लिच्छवियों ने मगध पर शासन किया था। आगे देखेंगे गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार में खाली स्थान दिया गया है। सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली थी। किस सदी के प्रारंभ में? इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थ सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति पुनः अर्जित कर ली थी। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? प्रारंभिक गुप्त शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में। निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईसा पूर्व में हुई थी। ईस्वी में। निम्न में कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था? चंद्रगुप्त प्रथम का पिता इसमें से कौन था? घटोत्कच था। घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल कब से कब तक रहा था? 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल रहा था। कब गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी संभाली थी उस समय। गुप्त संवत का संबंध किस संवत से माना जाता है? बल्लवी संवत से माना जाता है गुप्त संवत का संबंध। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना था। कौन बना था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन काल माना जाता है। निम्न में से किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयाग प्रशस्तित लेख से मिलती है? किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? किस गुप्त शासक ने?
समुद्रगुप्त ने मिला लिया था द्वार क्षेत्र को। समुद्रगुप्त ने किसे पराजित किया था? देखिए, समुद्रगुप्त ने शको और कुषाण दोनों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना था। निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था? किसे जीता था? सौराष्ट्र और मालवा दोनों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। आगे देखेंगे, निम्न में से किस गुप्त शासक ने शासनकाल को निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस शासक को? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था? किसका सामना करना पड़ा था? शको का सामना करना पड़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल इसमें कब से कब तक था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक था। किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी? निम्न में से किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी? किसने की थी? मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की थी। मिहिरकुल ने किस गुप्त शासक को पराजित किया था? मिहिरकुल ने नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? मगध का। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। मगध पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता परवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी? किसकी हो गई थी? मौखरी शासकों के समय स्थापित हो गई थी। निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे? देखिए, गुप्तकालीन इसमें विद्वान बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट तीनों गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ए बी सी तीनों हो जाएगा। आगे देखेंगे, नालंदा महाविहार की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, जिसे श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा महाविहार के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। आगे देखेंगे, किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। फायान किस देश का यात्री था? चीन का यात्री था फायान। 3 साल तक फायान कहाँ रहा? पाटलिपुत्र में। 3 साल तक फायान पाटलिपुत्र में रहा और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया। किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बोधगया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है? किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? किस काल की है? गुप्त काल की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शाहाबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से किन शासकों की जानकारी मिलती है? किस शासकों की जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त। शाहवाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों से परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त था। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी वंश को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने पराजित किया था। कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी कौन बना था? दामोदर गुप्त। कुमारगुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त बना था। किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था? किसने किया था? दामोदर गुप्त ने। शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? शशांक ने
किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मगध पर। मगध पर आक्रमण किया था शशांक ने। निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? किसने? शशांक ने। शशांक ने पहुंचाई थी। देवगुप्त ने किसके साथ समझौता कर कनौज के मौखरी शासक को पराजित किया था? देवगुप्त ने किसके साथ समझौता किया था कनौज के मौखरी शासक को पराजित करने के लिए? शशांक के साथ। शशांक के साथ समझौता किया था। देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था? देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था? देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था? दामोदर को। दामोदर को पराजित किया था। इसमें ऑप्शन नहीं है, हट गया है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग देखेंगे।